नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध, ये रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो और भी मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच में। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री मोदी ने किया करीब 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। गुजरात के कानून मंत्री ने की थी धांधली, हाई कोर्ट ने चुनाव किया रद्द। सैनिकों में झड़प के बाद लद्दाख सीमा पर मंडराए चीनी हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री रूपाणी के खिलाफ खबर छापी तो संपादक पर राजद्रोह का केस। ट्रेनों में आरोग्य सेतु ऐप किया जरूरी, पूर्व जज ने कहा गैर कानूनी। और आइए अब आज की सबसे बड़ी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। लॉकडाउन का तीसरा फेज़ ख़त्म होने वाला है, उसके पहले उनका ये संबोधन था और उन्होंने कई घोषणाएं की, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने विशेष संबोधन में एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर पहले के आर्थिक पैकेज को जोड़ लें तो ये पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। उन्होंने कहा कि ये पैकेज भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में मदद करेगा। इसमें लैंड, लिक्विडिटी और लेबर सबका ख्याल रखा गया है। इससे मजदूरों और किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के बारे में अगले कुछ दिनों में जानकारियां देंगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को भेजी गई सारी मदद पहुंची है और ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधारों की बात कही। उनके मुताबिक ये सुधार खेती के बारे में होंगे और अर्थव्यवस्था से के तमाम क्षेत्रों से जुड़े होंगे। हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में प्रावधान किया गया है और इसकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आर्थिक पैकेज में सभी सेक्टर की क्षमता बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। उन्होंने लोकल के महत्व को रेखांकित किया। लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, यानी उन्होंने कहा है कि चौथा चरण भी लॉकडाउन का होगा तो ये नए रंग रूप वाला होगा। इसमें नए नियम होंगे। लॉकडाउन के बारे में उन्होंने कहा कि आपको जानकारियां 18 मई से दी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने लगभग पहले 15 मिनट देश की आत्मनिर्भरता पर व्याख्यान दिया, एक तरह का प्रवचन दिया और ये कहा कि भारत की वैश्विक भूमिका क्या है, कैसी रही है और कैसी हो सकती है। उन्होंने देश की संकल्प शक्ति की प्रशंसा भी की। तो कुल मिलाकर काम की बात उनके प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में सिर्फ ये थी कि उन्होंने एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। जो वो कह रहे हैं कि जो पहले घोषणा किए गए थे पैकेज जो घोषित हुए हैं उनको अगर मिला दें तो तकरीबन 20 लाख करोड़ का ये पैकेज होगा। इसे बड़ा पैकेज माना जा सकता है, लेकिन जब तक इसके डिटेल्स हमें ना मिले तब तक हम ये यकीन से नहीं कह सकते हैं कि आखिरकार ये पैकेज किन के लिए होगा, किस तरह से काम करेगा, किनको फ़ायदा पहुँचेगा। इससे ये आर्थिक पैकेज इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा है, बड़े उद्योग धंधों के लिए है, मझोलों के लिए है, छोटों के लिए है और सबसे बड़ी बात जो बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैली है, 27% तक पहुंच चुकी है, आगे बढ़ने की और आशंका है। 50 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाने की आशंका है। उसको किस तरह से एड्रेस करेगा ये पैकेज, उनके लिए इस पैकेज में क्या होगा। लोगों को बहुत संदेह है, बहुत आशंकाएँ हैं कि ये पैकेज कहीं बड़े अमीर वर्गों, मध्य वर्गों और उच्च वर्गों के लिए नहीं होगा और निचले वर्गों को कितनी मदद दे पाएगा। प्रधानमंत्री ने ये जो दावा किया कि जो घोषणाएं उन्होंने की थी मदद की वो लोगों तक पहुंची है, उसमें बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लगा है, क्योंकि हर तरफ से रिपोर्ट यही मिल रही हैं कि कहीं कोई मदद नहीं पहुंची है। कुछ बड़े शहरों में कुछ हिस्सों में पहुंच गई है,
लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली है, ना ही उनको अनाज की राहत मिली है और ना ही धन भी ठीक से पहुंचा है। और आप देख ही रहे हैं कि लाखों की तादाद में मज़दूर किस हालत में रहे हैं, किस हालत में वापस अपने घरों की तरफ गए हैं, पैदल, रिक्शे से, साइकिल से, और कितनी मौतें हुई हैं। फिर बाद में वो ट्रेन से भेजे गए हैं, ट्रेन में भी उन्हें अपने पैसे जेब से खर्च करने पड़े हैं। तो एक बड़ा वर्ग इस पूरे लॉकडाउन में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, त्रस्त हुआ है, आर्थिक क्षति का शिकार हुआ है। उसके सामने भविष्य का कोई नक्शा नहीं है, भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये 20 लाख का करोड़ उनमें कैसे 20 लाख का करोड़ का पैकेज उनमें कैसे उम्मीद पैदा करेगा, कैसे उनको रोज़गार देगा, कैसे उनका भविष्य का रास्ता साफ करेगा, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि डिटेल्स नहीं आए हैं। अभी सिर्फ उन्होंने एक रकम का ऐलान किया है और कहा है कि वित्त मंत्री आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में डिटेल से बताएंगी। लेकिन जो हम लोगों ने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कम से कम जो प्रवासी मज़दूर हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस दौरान, इस 50 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा मुसीबतें भुगती हैं, सबसे ज़्यादा अपमान झेला है, सबसे ज़्यादा मानवीय गरिमा उनकी गई है, उन्हें पुलिस से भी मार खानी पड़ी है, उनके पास जो बीवी बच्चे और इस तरह से उन्होंने कैसे गुजारा किया, ये अपने आप में रिकॉर्डेड है। वीडियो आप इसके तमाम देखते रहे हैं। उनके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ घोषणा नहीं की, उनके बारे में कुछ बोले भी नहीं। वो सिर्फ एक संकल्प शक्ति के इजहार की बात करके उन्होंने उसे एक तरफ कर दिया। तो जो प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि ऐसे वर्गों पर थोड़ा वो मरहम लगाएंगे और उन्होंने जो भुगता है उसके लिए वो थोड़ा अफसोस भी जाहिर करेंगे, वो उनके भाषण में नहीं हुआ है। उन्होंने अतीत का गौरवगान किया, शास्त्रों का जिक्र किया, संस्कृत के 2-4 श्लोक भी पढ़े और कुल मिलाकर उसमें हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ी बहुत ज़्यादा थी, काम की बातें सिर्फ 2 निकल कर आईं। एक तो 20 लाख करोड़ और फिर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हर स्तर पर, हर क्षेत्र में। अब ये रिफॉर्म हम पिछले 3 दशकों से देख रहे हैं। इन रिफॉर्म्स ने सबसे ज़्यादा किनको प्रभावित किया है, किनको दुखी किया है, किनको सबसे ज़्यादा गरीब बनाया है, किनको बेरोज़गारी में ढकेला है, ये हमने पिछले 3 दशकों में देखा है। अब ये जो नए रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं इस क्राइसिस के दौर में, ये रिफॉर्म, ये प्रो रिच रिफॉर्म होंगे जो अभी तक होते रहे हैं, या इसमें गरीबों के लिए कुछ गुंजाइश होगी, मज़दूरों के लिए कुछ गुंजाइश होगी, किसानों के लिए क्या होगा, ये सब देखने की बात है। अभी से हम कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते, अभी से हम किसी तरह की आलोचना में नहीं फंसना चाहते, लेकिन आशंकाएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस सरकार की पूरी आर्थिक नीतियां उस तरफ रही हैं। उस तरफ ज़्यादातर उसकी आर्थिक नीतियों से कारपोरेट जगत को फ़ायदा मिलता रहा है। इसलिए इस ये रिफॉर्मों की दिशा क्या होगी, ये भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अभी किसी तरह की उम्मीद पालना, किसी तरह से ये नाउम्मीद हो जाना, दोनों ही ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि हम बहुत बड़े मुकाम पर खड़े हैं, जहाँ से भारत अपना एक भविष्य तय करने जा रहा है। भारत की नीतियाँ नए ढंग से निर्धारित होने जा रही हैं। वो नीतियाँ उन नीतियों से किन को फ़ायदा पहुँचेगा, किन को नुकसान होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं। उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के कानून एवं शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ढोलका निर्वाचन क्षेत्र से उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया है। उनके प्रतिद्वंद्वी अश्विन राठौड़ ने भूपेंद्र सिंह की जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विन ने मंत्री के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दायर करते हुए धांधली का आरोप लगाया था। दरअसल 2017 में अहमदाबाद जिले के अंदर आने वाली ढोलका सीट से भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अश्विन राठौड़ को 327 वोटों से हराया था। इसके बाद राठौड़ ने भूपेंद्र सिंह की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
चुनाव याचिका में राठौड़ ने आरोप लगाया था कि भूपेंद्र सिंह ने चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया। तो ये मामला बहुत छोटा सा लगता है लेकिन है बहुत बड़ा, क्योंकि चुडामसा बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मंत्री हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के गुजरात के, और उनके खिलाफ इस तरह का फैसला आना मतलब पूरी पार्टी के लिए झटका है, पूरी सरकार के लिए झटका है। चुडासमा साहब के पास कानून मंत्रालय भी था, शिक्षा मंत्रालय भी था और 2-3 और विभाग थे। इसका मतलब है कि वो काफ़ी पावरफुल मंत्री हैं विजय रूपाणी की सरकार में। अब उनकी कुर्सी हिल गई है इस फैसले के आने के बाद, और ये मामला जो है वो करीब 73 सुनवाई के बाद तय किया है वहाँ के जज ने, और जज ने पाया कि एक नहीं कई स्तरों पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। मसलन ये वोटों की गिनती का मसला है, पोस्टल बैलेट की गिनती का मसला है, फिर जो ईवीएम के साथ ईवीएम में जो वोट पड़े थे उनमें भी हेरा फेरी का मसला था। फिर ये देखा गया कि जो काउंटिंग सेंटर था उसमें जिन लोगों को वहाँ नहीं होना चाहिए था वो भी मौजूद थे, फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे। तो कई स्तरों पर उल्लंघन हुआ जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसको लेकर, और इस पर ये फैसला आया है। अब चुडासमा साहब के पास ये मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। हालांकि वो दरवाज़ा पहले भी खटखटा चुके थे और उन्होंने हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई के समय कहा था कि ये पक्षपातपूर्ण हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नकार दिया था। इसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी हाई कोर्ट में। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, लेकिन एक नैतिक आधार उन्होंने खो दिया है। और अब देखना यह है कि क्या बीजेपी उनको सत्ता से कुर्सी से हटने के लिए कहती है नहीं, वो निर्लज्जता के साथ उस कुर्सी पर बैठे रहते हैं या नहीं। एक पक्ष तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला फैसला है, क्योंकि 20 और ऐसी सीटें हैं जहां बहुत कम अंतर पे जीत हुई थी, और उन 20 सीटों पर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो जो गुजरात के चुनाव में बीजेपी ने बहुत बारीक बहुमत से, बहुत कम सीटों से अंतर से जीता था, वो किस तरह से जीता था ये इस फैसले से भी जाहिर होता है। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई, धांधली हुई, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, और ये जो काउंटिंग सेंटर के इंचार्ज थे धवल जानी, उनको वहाँ से हटा भी दिया गया था, उनके पद से हटा भी दिया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये इसके बाद और भी कुछ ऐसे फैसले आते हैं, उनमें भी इस तरह की गड़बड़ियाँ, धांधली पाई जाती है, तो पूरे गुजरात के चुनाव पर जो प्रश्न चिन्ह लगेगा वो पूरी सरकार के लिए एक लज्जास्पद बात होगी, शर्मनाक बात होगी। और बहुत संभावना यही है, क्योंकि ये तमाम 20 सीटों पर बहुत बारीक, और ये जो खेल इस सीट पर हुआ है, ढोलका सीट पर हुआ है, ख़ास अहमदाबाद में हुआ है, राजधानी में हुआ है, तो आप सोचें कि जो दूसरे इलाकों की सीटें होंगी वहाँ किस किस पैमाने पर, किस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इलेक्शन को रिग किया गया होगा, उनको जीता गया होगा। तो पूरी जीत अब संदेह के दायरे में आ गई है। केवल चुडासमा का मामला नहीं है, पूरी सरकार, पूरी बीजेपी और जो दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनके लिए भी ये एक कोई बहुत अच्छा संकेत फैसला नहीं है, और ये उनकी मुसीबतें बढ़ा सकता है, सबकी मुसीबतें बढ़ा सकता है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए सारे छल छद्म कपट सब करती है, और एक उदाहरण ये उसमें और जुड़ जाएगा। अब आने वाले दिनों में इसकी भी चर्चा होगी। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा पर तनाव पैदा हो गया है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद सीमा पर चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के बेहद पास चीनी हेलीकॉप्टर चक्कर काटते हुए देखे गए हैं। ये घटना उसी समय की है जब उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों में टकराव हुआ था। खबर है कि चीनी सेना के हेलीकॉप्टर कई बार भारतीय एयर स्पेस में घुस चुके हैं। वे जानबूझकर ऐसे निशान छोड़ते हैं जिससे भारत के इलाके पर दावा ठोंक सकें। LAC के अलावा भारत चीन सीमा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां कोई निश्चित बॉर्डर नहीं है, इसलिए जब तब तनाव की स्थितियां बनती रहती हैं। तो ये एक असल में लगातार होने वाली घटनाओं में से एक है।
जो भारत चीन सीमा है, बहुत जगह पर हमारे डिस्प्यूट हैं, बहुत जगह स्पष्ट नहीं है, तो कभी उधर से कभी इधर से सीमा का उल्लंघन होता है, टकराव होती है, हिंसा होता है, तनाव बढ़ता है। और कई बार जैसे डोकलाम का तनाव बढ़ा था, उसमें कई दिनों बाद दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझ पाया था। तो ये एक कहना चाहिए कि लगातार होने वाली हलचलें हैं, लगातार होने वाले टकराव हैं, विवाद हैं, जिनका समाधान केवल जो सीमा विवाद के लिए बातचीत चल रही, स्ट्रक्चर्ड बातचीत चल रही है, और तकरीबन राजीव गांधी के पीरियड में वो शुरू हुई थी, लगातार चल रही है। अच्छी बात है कि चल रही है और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही, लेकिन बढ़ रही है, और उसकी वजह से अभी तक कोई और बड़ा टकराव दोनों देशों के बीच नहीं हुआ है। तो कोशिश ये करनी चाहिए दोनों देशों को कि सीमा पर तनाव न बढ़े। इसके लिए जो मैकेनिज़्म उन्होंने तय किया हुआ है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संवाद का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, उसके ज़रिए इस मामले को सुलझा लिया जाए और आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ने न दिया जाए, क्योंकि अगर तनाव बढ़ा तो उसके दूसरे नतीजे निकल सकते हैं। और अगर छोटी मोटी जंग भी, हालांकि अभी इस तरह का माहौल नहीं है, हेलीकॉप्टर्स के उड़ने के बाद और कभी एयर स्पेस में इधर उधर चले जाने से इतने बड़ी दुर्घटना या हादसा या जंग के आसार नहीं बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़ा रूप ले लेती हैं और उनको ये मौका नहीं देना चाहिए। तो दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों को और जो सरकारें हैं उनको भी आपस में बातचीत करके इसे तुरंत खत्म करना चाहिए। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक गुजराती न्यूज़ पोर्टल फेस ऑफ नेशन के संपादक धवल पटेल पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। संपादक ने अपने पोर्टल पर यह खबर चलाई थी कि बीजेपी आला कमान राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को उनके पद से हटा सकता है और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को ला सकता है। इसके बाद संपादक पर राजद्रोह का केस कर दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पत्रकारों की खबरों से नाराज शासकों द्वारा उनके खिलाफ केस दर्ज करने का सिलसिला बहुत तेज होता जा रहा है। हाल में इंडियन एक्सप्रेस के भी एक रिपोर्टर पर दिल्ली पुलिस ने उसको सम्मन भेज दिया था। रिपोर्टर ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद की ऑडियो को लेकर खबर चलाई थी कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है। लोगों का कहना है कि जिस कानून को अंग्रेज भारतीयों की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वही हमारी सरकारें पत्रकारों को दबाने के लिए कर रही हैं। अब देखिए कि एक बहुत मामूली सी बात है कि किसी पोर्टल पर एक खबर छप गई कि ये विजय रूपाणी से बीजेपी के बड़े नेता नाखुश हैं और वो जो नेतृत्व परिवर्तन है उसके बारे में विचार कर रहे हैं और ये फला आदमी दावेदार हो सकते हैं। अब इस तरह की खबरें मीडिया में बहुत बार चलती रहती हैं, इसका कोई इतना गंभीरता से नोटिस नहीं लेता है। और एक पोर्टल में चलिए इसने छापी, लेकिन हम सब जानते हैं जो मीडिया की दुनिया में वो विजय रूपाणी किस तरह से कोरोना को हैंडल करने में नाकाम हो रहे हैं, बिल्कुल अक्षम साबित हो रहे हैं और उनको लेकर कयास अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक सब जगह चल रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, उनको हटा दिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं और अगर किसी पोर्टल में इस तरह की खबर छप जाती है तो उस पर इस तरह की इतनी बड़ी अतिरेकपूर्ण प्रतिक्रिया किसी मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए कि न केवल उस पर आपत्ति की, खंडन भी भेज सकते थे मुख्यमंत्री महोदय, पार्टी खंडन कर सकती थी, लेकिन खंडन के बजाय उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, वो भी राजद्रोह का केस। अब इसमें राजद्रोह कहाँ से आ गया ये समझ से परे है। ये ऐसा लगता है कि अनपढ़ और कुपढ़ नेताओं का ज़माना आ गया है जो हर जगह सेडिशन, राजद्रोह जैसे धाराओं को लेकर पत्रकारों पर टूट पड़ रहे हैं। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही खबर छापी थी कि मौलाना साद का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें 20 क्लिप जोड़कर उसको बनाया गया था, वो फर्जी था। और उसकी वेबसाइट पर भी इस तरह की खबर आ गई थी, पूरा फेक न्यूज़ से रिलेटेड, जो उन्होंने एक 40 पन्ने का डाला था अपने वेबसाइट पर, बाद में उसको विड्रॉ भी कर लिया, तो उसमें भी इसका जिक्र था। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसको सम्मन भेज दिया, आप हाजिर हों नहीं तो आपके खिलाफ ये धाराएँ होंगी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अरेस्ट भी हो सकता है। अब इस तरह की छोटी छोटी खबरें तमाम मीडिया में चलती रहती हैं, कयास लगाए जाते हैं, अटकलें लगाई जाती हैं, कई बार वो सच होती हैं, कई बार अर्ध सत्य होती हैं, लेकिन इस तरह से टारगेट बनाकर रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहुत ही
निंदास्पद हैं, भत्सना के लायक हैं और इस तरह की कार्रवाई से बाज आना चाहिए। शासकों को थोड़ा सा सहिष्णुता दिखानी चाहिए, थोड़ी सी विनम्रता होनी चाहिए, थोड़ी सी उदारता होनी चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति अगर इतनी क्षुद्रता दिखाएंगे, इतनी बौनी हरकतें करेंगे तो हमारा लोकतंत्र तो स्वाहा हो जाएगा। आज की अंतिम खबर लेते हैं। रेल मंत्रालय ने स्पेशल राजधानी ट्रेनों पर यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूरी कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इसको लेकर एक ट्वीट पर जानकारी दी है। इससे पहले जब ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी तब इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सवाल उठते रहे हैं लोगों में के मन में। डाटा और निजता को लेकर संशय है, लेकिन इस सब के बीच भी केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों और सभी निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए इसे मोबाइल पर डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली से सटे नोएडा में तो इंस्टॉल नहीं करने पर इसे दंडनीय अपराध भी बना दिया गया है। ऐसा तब है जब इस ऐप को लॉन्च करते समय कहा गया था कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, वॉलंटियर होगा। वहीं ऐप को ज़रूरी किए जाने की कानूनी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BN श्रीकृष्ण कहते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो केंद्र सरकार आखिरकार आरोग्य सेतु को क्यों थोपने पर आमादा है? इस पे बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी आपत्तियां हैं। निजता कानून के उल्लंघन की आपत्ति है, डाटा चोरी होने की शंका है, तमाम तरह की बातें। और जज कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। इस तरह से आप सरकार किसी पर कोई भी चीज़ नहीं थोप सकती। ये अलोकतांत्रिक है। आप सुरक्षा और दूसरी चीज़ों का बहाना बनाकर आप लोगों की निगरानी करने का एक उपक्रम नहीं चला सकते हैं। आप मेरे ऊपर मॉनिटर नहीं कर सकते मेरी गतिविधियों को, दैनंदिन गतिविधियों को और उनके डाटा बनाकर रिकॉर्ड करके फिर मेरी जासूसी करेंगे। इसकी इजाज़त संविधान नहीं देता, कानून नहीं देता। लेकिन सरकार अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है और इस सरकार का चरित्र ही कुछ इस तरह का हो गया है कि एक बार जो ये फैसला कर लेती है उस पर अड़ी रहती है, भले ही उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। आप देखिए कि हालांकि उसमें फिर बार बार संशोधन होते हैं, बार बार बदलते निर्णय। जैसे अब इसमें ट्रेन में के लिए अनिवार्य नहीं कहा गया था, स्वैच्छिक कहा गया था जब इसको लाया गया था। अब उसको अनिवार्य भी बना रहा है। ट्रेन यात्रा के लिए भी आपको ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ आप फंस सकते हैं आपको फंसाया जा रहा है। जहाँ जहाँ आपके काम रुक सकते हैं वो मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपके सिर पर ये आरोग्य सेतु पटका जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, अलोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये बिल्कुल साफ है और इसका विरोध होना चाहिए। इसे चैलेंज तो किया ही जा रहा है कोर्ट में, लेकिन जनता के स्तर पर भी इसका विरोध होना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की 5 बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कृपया इस प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मित्रों, अब कल आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर, और तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें